हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 3 क्लास 10th का, जो है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज। और 2 चैप्टर्स अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप क्लास 10th प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, है ना। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। इस जो लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, जिसकी डिग्री 1 होती है ना। वेरिएबल की डिग्री जहाँ पे 1 होती है उस चीज़ को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं विद 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, और ए बी सी जो है वो आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। अब यहाँ पर हम पेयर की बात करते हैं, तो हमारा पेयर बनाने के लिए इस चीज़ को हम a1 x मान लेंगे, इसे हम b1 y मान लेंगे, और इस चीज़ को हम c1 मान लेंगे। इसी टाइप से हम अपना एक सेकेंड इक्वेशन और लिखते हैं, जो हो जाएगा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे जो हैं 2 पेयर ऑफ क्या हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। 2 हमारे क्या आ गए, इसमें वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं हमारे, x एंड y। x एंड y हमारे ये वेरिएबल्स होंगे आपके। और जो हमारा a1 a2 v1 b2 एंड c1 c2 जो लिखा हुआ है ये हमारे सारे आपके कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर नंबर्स आएंगे। चलिए ये तो बात हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन की, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है डिग्री 1 होता है, डिग्री 1। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। पेयर की बात करेंगे 2 इक्वेशंस की। अब आगे हम देखेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे सिलेबस में कितने मेथड हैं, किस किस मेथड से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करना। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे सिलेबस में 3 मेथड हैं। नंबर 1 पे आपका आता है ग्राफिकल मेथड। इन इक्वेशंस को हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इनकी जो लाइंस हैं, लीनियर इक्वेशन है तो सिंपल सी एक लाइन ही बनाएगा, है ना। इस टाइप से एक लाइन ही ड्रॉ करेगा। और 2 इक्वेशंस होगी तो 2 लाइंस बनेंगी। अब मेथड से हम देखेंगे कि लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं, है ना, या फिर कोलीनियर हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ग्राफिकल मेथड। सेकेंड हमारा यहाँ पे होने वाला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में। तीसरा हमारा हो सकता है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से भी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 है आपका ग्राफिकल मेथड,
नंबर 2 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड नंबर 3 आपका एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड चलता था, लेकिन वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें मेथड्स की बात, डेफिनेशन की बात तो हो गई, और ग्राफिकल इक्वेशंस, सॉरी जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने की बात हो गई। अब हम देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड एक इक्वेशन और बताई थी मैंने आपको इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन इक्वेशंस के ये इक्वेशन तो मोस्टली लाइन ड्रॉ करती है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो एक लाइन ही होगा। अब ये इक्वेशंस लाइंस देखो 3 टाइप से हम बना सकते हैं। एक तो लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो उनको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड ये पॉइंट बन सकता है कि वो लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इस टाइप से, तो इन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। एक केस हमारा ये हो सकता है कि ये जो फर्स्ट लाइन है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं हमारी सेकेंड लाइन भी लाई करेगी, इस टाइप से, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, है ना। तो ये तो हो गया इनके सॉल्यूशन के टाइप्स का, कि ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि इक्वेशंस जो लाइंस हैं वो हमारी कैसा रिएक्ट कर रही हैं सिस्टम में, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, या फिर कोलिनियर लाइंस हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इस केस में हमारा क्या आंसर्स हो सकते हैं या इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ये जो हमारी लाइंस दी हैं इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का हमें रेशियो फाइंड करना पड़ता है। सपोज़ कर लीजिए a1/a2 ये x के वेरिएबल्स का रेशियो है, एंड b1/b2 ये y के कोफिशिएंट का रेशियो है, एंड c1/c2 जो कि कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो है। ये रेशियो कैसे हम फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से दिए हुए इक्वेशन का क्या हम कंपेयर करेंगे, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में। फर्स्ट कंडीशन, जब हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसकी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमारी इक्वेशंस का रेशियो a1/a2 एंड b1/b2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आता है ना, a1/a2 एंड b1/b2 का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि जो लाइंस हमारी है वो इंटरसेक्ट हैं और इसका सिर्फ और एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। और एक शर्त और पूछता है एग्ज़ाम में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। तो जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है एक या एक से ज़्यादा होता है उस चीज़ को हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। सेकेंड, जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो पैरेलल के केस में क्या होता है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। पैरेलल के केस में हमारा a1/a2 एंड b1/b2 तो इक्वल होता है, बट जो c1/c2 है वो यहाँ से इक्वल नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दे नेवर मीट या दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन बनने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, तो यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो लाइंस हो जाएंगी आपकी इनकंसिस्टेंट, है ना।
इनकंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगी आपकी। थर्ड हमारा आता है कोलिनियर या फिर कोइंसाइड भी बोल सकते हैं आप इस चीज़ को, जब एक लाइन दूसरी लाइन पर लाई करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो हमारा रेशियो है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये ऑल आर इक्वल, ये तीनों इक्वल होते हैं। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये सभी इक्वल होते हैं। इस केस में जो हमारा बनेगा वो बनेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशंस होंगे तो ये कंडीशन तो आपकी कंसिस्टेंट की ही बनने वाली है। तो यहाँ से हमने सीखा, क्या सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती हैं, पैरेलल लाइंस कब बनती हैं, और कोइंसाइड लाइंस या कोलिनियर लाइंस कब बनती हैं, और जब ये बनती हैं तो इनकी क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार इसे और रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ax + by + c = 0 होता है, और जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, चूँकि हमें इसका पेयर बनाना है तो a1x b1y + c1 एंड a2x + b2y + c2 = 0 कर लेंगे। अब इनके रेशियो जो x और y के जो वेरिएबल्स हैं उनका रेशियो हम इस टाइप से निकालते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब इन रेशियो को हम कंपेयर करते हैं। अगर A1/A2, B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब होता है ये लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है, और इसका सिर्फ वन सोल्यूशन होता है। और जिन इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है वन हो या फिर वन से ज़्यादा हो तो वो कंसिस्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये पैरेलल लाइंस होती है वो कब बनती हैं? जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल होता है बट C1/C2 के इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन नहीं होगा तो कंडीशन बनेगी इनकंसिस्टेंट की। कोलिनियर लाइंस कब आइडेंटिफाई होंगी? जब तीनों का रेशियो, तीनों का मतलब है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों का रेशियो जब इक्वल होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं, और सॉल्यूशन बनेंगे तो कंडीशन हमारी कंसिस्टेंट की होगी। ये बेसिक जो ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। चलिए इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. देखिए इस क्वेश्चन में एक फादर एंड डॉटर की बात हो रही है। आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years एगो, एगो का मतलब होता है पहले, 7 साल पहले की बात बता रहा है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन, जब उसकी डॉटर जितने साल की थी उससे 7 times मतलब 7 गुना उसका फादर आफ्ताब रहा होगा। फिर सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल के बाद। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कह रहा 3 साल के बाद उसकी एज जो है, डॉटर की एज की 3 times हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों की एज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज को हम x ईयर्स कम जो है एज्यूम कर लेते हैं, x ईयर्स, एंड एज ऑफ डॉटर, इसकी डॉटर की एज को हम लोग 22 ईयर्स एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन में दिया है 7 years एगो, है ना, तो 7 years एगो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे 7 years एगो, जो शॉर्टकट पे थोड़ा लिखेंगे। आफ्ताब की जो एज हो जाएगी, आफ्ताब एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, x - 7 years, एंड इसकी जो डॉटर होगी उसकी एज कितनी हो जाएगी बताइए,
बाई -7 ईयर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है ना, डॉटर की एज का 7 टाइम्स है ये आफ्ताब। तो इसका मतलब है हम इन दोनों क्वेश्चंस को इक्वल करने के लिए डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x - 7 इक्वल्स टू 7/-49। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा x - 7 इस 49 को जब आप इधर ले, सॉरी 49 तो राइट में आएगी, 7 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 7, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 42 बचेगा, जिसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो हमारा जाएगा +42 इक्वल्स टू 0। यहीं से हम एक सेकेंड कंडीशन भी इसकी देख लेते हैं। इस पर क्या कह रहा था कि 3 years फ्रॉम नाउ, है ना, तो लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। जो आफ्ताब की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए। प्रेजेंट एज तो हमारे पास x है, हो जाएगी x + 3, और जो आप उसकी डॉटर होगी वो हो जाएगी आपकी y + 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्ताब जो है अपनी डॉटर का 3 टाइम्स है। तो इक्वल करने के लिए डॉटर की साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी 3 टाइम्स हो रखा है या 7 टाइम्स हो रखा है उसकी तरफ मल्टीप्लाई नहीं करना है। बैलेंस ही इक्वल करने के लिए डॉटर की साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो जाएगा x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9। इस 3y को इधर लेके आएंगे और 9 को भी इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका -6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी और ये हमारी इक्वेशन 2 रहेगी। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपको अलजेब्रिकली तो आपने इसको लिख दिया, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करते हैं। चलिए दो इक्वेशंस हमारे पास लिखी हुई थी, x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0, x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। देखिए इस इक्वेशन को हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी 7y - 42, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी 3y + 6। अब इन इक्वेशंस के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्योंकि बगैर कोऑर्डिनेट्स के तो ग्राफ बनेगा नहीं। तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए हम इस टाइप का कुछ बॉक्स बनाते हैं। एटलीस्ट हमारे पास इन क्वेश्चंस के दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स तो होने ही चाहिए। चलिए 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए इस टाइप से एक बॉक्स बना लेते हैं। अब इस बॉक्स में लिखना क्या है वो मैं आपको देखो बताता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू को, यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू को। सिमिलरली हियर यहाँ x की वैल्यू को, यहाँ पे y की वैल्यू को। अब इन इक्वेशंस में हम y की अल्टरनेट वैल्यूज़ को फिल करेंगे और x की अल्टरनेट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 6 कर देते हैं, है ना, y की जगह पे 6 कर दें तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू 0 कब होगी, जब y की वैल्यू हमारी 6 होगी। तो यहाँ से हमारा एक कोऑर्डिनेट 0,6 निकल के आता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को देखिए 7 कर देते हैं, है ना, तो 7 × 7 = कितना हो जाएगा 49, 7 × 7 = 49। तो 42 उसमें से जब माइनस करेंगे 49 से तो आपके पास बचेगा 7। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 7 कब मिलेगी, सॉरी यहाँ पे क्या हो चुका है, रखा था हमने 7, y की वैल्यू को कितना रखा था 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49। हाँ, तो 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा। यानी x की वैल्यू जब 7 होगी, कब, जब y की वैल्यू को भी हम 7 पुट करेंगे तब। इसी टाइप से हम अपना सेकेंड इक्वेशन के लिए इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। x की वैल्यू जब हम 6 पुट करेंगे या फिर y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू में 6 मिलेगी, और y की वैल्यू को जब 1 कर देंगे तो x की वैल्यू में 9 मिलेगी। अभी हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा 0,6, यहाँ से क्या निकल के आएगा 7,7, यहाँ से क्या निकल के आएगा 6,0, और यहाँ से क्या निकल गया 9,1। अब चलिए इन चारों कोऑर्डिनेट्स को हम अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने अपने ग्राफ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट किया है। जब पहले पॉइंट हमारा 0,6 था, तो हम वो पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा 0,6 वाला। दूसरा था हमारा 7,7, तो वो 7,7 वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा। 0,6 वाला सॉरी ये बनेगा क्योंकि बाई पे 6 है। दूसरा 7,7 ये बनेगा। थर्ड पॉइंट 6,0 था, एक्स पे 6 है तो वो यहाँ पे बनेगा, बाई पे 0 है। दूसरा हमारा 9,1 था तो 9,1 यहाँ पे बनेगा। अब इन लाइंस को हम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये लाइंस आगे जा कर के कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब है इस इक्वेशन का वन सॉल्यूशन है ना। इस इक्वेशन का वन सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप अपने ग्राफ पर अच्छे से देख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा था कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए कुछ यहाँ पर आपके एप्पल्स हैं और ग्रेप्स हैं, तो उन दोनों की कॉस्ट को हमें अल्टरनेट सपोज करना पड़ेगा। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है तो 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल कॉस्ट टू ₹X। इसी टाइप से 1 kg जो है क्या ग्रेप्स दिए हैं, तो ग्रेप्स को हम लेट कर लेंगे ₹बाई। फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो उसमें लिखा है 2 kg एप्पल लेना है आपको। इस टाइप से यहाँ देखिए आप 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो 2 kg एप्पल के लिए क्या हो जाएगा, 1 kg के लिए X रुपीज़ देना पड़ता, 2 kg के लिए 2X। 1 kg ग्रेप्स लेना है तो बाई कॉस्ट बनता है आपका रुपीज़ का 160। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। चाहे सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है कि 4 kg जो आपको एप्पल लेना है तो ये 4X हो जाएगा, और ग्रेप्स लेना है आपको 2 kg तो हो जाएगा ये 2/। इसका कॉस्ट आपको पड़ता है 300। तो ये अलजेब्रिकली मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। अब इसका ग्राफ आप बनाएंगे और बताएंगे कि जो है एप्पल का कॉस्ट कितना है और जो है ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द ratios A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing following pairs of linear equation intersect at point parallel or coincident, है ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है 5x - 4y + 8 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन में दी हुई है 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ से अगर हम A1/A2 का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 5/7। देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, x के कोएफिशिएंट देखने हैं। सिमिलरली जब हम B1/B2 का रेशियो निकालते हैं तो हमारा आएगा -4/6, एंड C1/C2 का रेशियो निकालते हैं तो हमारा आएगा 8/-9। अब आप यहाँ देख रहे हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 एक भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये हमारी कंडीशन बनती है फर्स्ट वाली, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी कंडीशन बनेगी इंटरसेक्टिंग की, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट में क्या दिया है, हमें कौन कौन सी इक्वेशंस हमें दी हैं और किस टाइप से उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशंस को फटाफट यहाँ पे नोट करते हैं। इक्वेशंस हमारे पास हैं 9x + 3y + 12, 9x + 3y 12 = 0, और सेकेंड है 18x + 6y + 24 = 0।
यहाँ A1/A2 निकालेंगे तो 9/18 आएगा। इसको कट भी कर सकते हैं तो हो जाएगा 1/2। ऐसे B1/B2 3/6, इसको भी कट कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा 1/2। C1/C2 भी हमारे पास 12/24 है, ये भी हमारा 1/2। तो इस केस में आप देखेंगे कि हमारे जो तीनों रेशियोज़ हैं वो हमारे इक्वल हैं, मतलब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये जब सारे रेशियोज़ इक्वल होते हैं तो आप बताइए कि कौन सी कंडीशन बनती है। हाँ, जब सारे रेशियोज़ हमारे इक्वल होते हैं तो कंडीशन बनती है ये वाली, लाइन्स आर कोइंसाइड, है ना, और मेनी सोल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये कंडीशन बनेगी आपकी को इंसिडेंट की, है ना, इसके मेनी सोल्यूशंस होंगे। तो फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशंस थी वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी और सेकंड वाली इक्वेशन हमारी कोइंसिडेंट लाइंस थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम वर्क करना है, बस थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे चेंज है कि ये रेशियो वही कंपेयर करना है और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बतानी है। तो देखिए जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें हम रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पर A1/A2 का रेशियो रहेगा आपका 3/2 एंड जो B1/B2 है उसका रेशियो आपका रहने वाला है 2/-3 एंड जो C1/C2 है उसका रेशियो आपका रहने वाला है 5/7 का। तो ये देखिए कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये कंडीशन हमारी बनेगी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है और यहाँ पर वन सॉल्यूशन होता है। जब वन सॉल्यूशन होता है तो हमारी बनती है कंसिस्टेंट की कंडीशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी कंसिस्टेंट की बनेगी। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं किस टाइप से रहने वाली है। ये है हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि A1/A2 कितना है 2/4, जो कि आप कट कर सकते हैं तो 1/2 आएगा। B1/B2 कितना है हमारा यहाँ से -3/-6, ये आएगा आपका 1/2 और C1/C2 का रेशियो 8/9 है। तो यहाँ से कंडीशन बनती है कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल है, बट वो नॉट इक्वल है C1/C2 के रेशियो के। तो ये जो कंडीशन है वो हमारी किस चीज़ की बनती है? तो ये जो कंडीशन है वो हमारी बनती है पैरेलल लाइंस की, है ना, जिसपे A1/A2 का रेशियो इक्वल होता है और B1/B2 का रेशियो इक्वल होता है और C1/C2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है। तो ये पैरेलल की कंडीशन बनती है और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में ये कंडीशन जो है वो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हमारा जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए रेक्टेंगुलर शेप कुछ इस टाइप से होती है हमारी, इस टाइप से रेक्टेंगल गार्डन है एक हमारा। इसमें कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, मतलब जो लेंथ है वो 4 प्लस है किसकी, विथ की। अगर विथ को हम x मानते हैं और विथ हमारी x रहती है और लेंथ को हम y मानते हैं तो लेंथ हमारी जो y है वो हमारी हो जाएगी x + 4। तो इस चीज़ को यहाँ से हम लिख लेते हैं कि लेट विथ ऑफ गार्डन, विथ हो जाएगी हमारी x, देन जो गार्डन की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी उसको y मान लेते हैं और हो जाएगी हमारी x + 4। तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी y - x = 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए पेरीमीटर क्या होता है 2 × x + y, रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है 2 × x + y। अब हाफ कह रहा है तो इसका मतलब है इसका हाफ करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे x + y ही बचेगा। तो इस x + y को हम लिख लेते हैं
एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी दी हुई है आपको कितनी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है आपको 36। तो ये इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। अब वही सिंपल सा मेथड आप लगाएंगे, इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और उसके कम से कम आप 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड वाई के केस में। इसी टाइप से सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए आप एक बॉक्स पैटर्न बनाएंगे इस टाइप से, और यहाँ भी आप एक्स एंड वाई लिखेंगे। तो जो हमारे आंसर्स हैं वो इसको यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर इसके बाद आपका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये रहेगा आपके लिए वर्क होमवर्क का। एक्स और वाई की जो इंटरसेक्टिंग की यहाँ देखिए इंटरसेक्टिंग कंडीशन बनेगी, इसका मतलब इसका इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, write another pair linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। देखिए हमारे पास इक्वेशन आपको दी है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो फर्स्ट के केस में कह रहा है इंटरसेक्टिंग। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। तो एज योर चॉइस, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बस A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम 2 में देखो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करके 4x कर देते हैं। और रेशियो इक्वल नहीं करना तो यहाँ पर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर यही नंबर रखिए। 3x यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 हो जाएगा। और C1 C2 से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे 8 का 8 भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कुछ भी कर दीजिए आप एज योर बेस, बस रेशियोज हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन है वो हमारी बनती है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का क्या मीनिंग होता है? पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल लाइन के केस में क्या कंडीशन होती है? पैरेलल लाइन के केस में A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल होता है, बट C1/C2 इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सेम टेबल पढ़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम 2 में और 3 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का चलो 3 से कर लेते हैं तो 6x प्लस 3 का भी 3 से ही करेंगे तो 9 और 8 में यहाँ पर किसी दूसरे नंबर से कर देंगे, 2 जा कर देते हैं, 2 जा 16। तो ये हमारी पैरेलल की कंडीशन बन जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी? कोइंसाइड का मतलब होता है कि जहाँ पर तीनों रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड आपका जो C1 C2 है वो तीनों इक्वल हों। तो इस वाली इक्वेशन में जो आपकी मेन इक्वेशन थी उसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इस बार 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 4 जा 8x हो जाएगा, 3 4 जा 12y हो जाएगा एंड 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने इस इक्वेशन को बनाना है। जो आपकी मेन इक्वेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपने 3 इक्वेशंस ड्रॉ कर ली जो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमारा जो था फर्स्ट क्लास पार्ट यहीं में फिनिश होता है। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को एंड पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। इस वीडियो को हम 3 to 4 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर को जो है 3 to 4 वीडियोज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सही जी के साथ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।